ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बाजार खुले हुए 4 मिनट बीत चुके हैं और इन 4 मिनटों के अंदर बाजारों ने जो रंग रूप दिखलाया है उस रंग रूप पर हम चर्चा कर लेते हैं। सोमवार को जो हमने थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आते हुए देखी थी, माफ कीजिएगा, मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी। मंगलवार के कारोबार के अंदर हमने एक बढ़त देखी। लगभग मंगलवार को सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर हमने एक उछाल आते हुए देखा था। लेकिन आज बुधवार के कारोबार के दिन हम बाजारों के अंदर मुनाफा वसूली एक बार फिर से हावी होते हुए देख रहे हैं। हालांकि कैस्टर सीड यहां पर बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहा है, वहां पर एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। चना यहां पर मामूली मुनाफा वसूली के साथ कारोबार कर रहा है। ग्वार यहां पे लाल निशान के साथ खुली और अभी जो ट्रेंड वहां पर दिखाई दे रहा है वो हल्के दबाव का ट्रेंड वहां पर दिखाई दे रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक में अंदर जो हमने जबरदस्त उछाल आते हुए देखा, क्या वो उछाल आज यहां पर कायम रहेगा या मुनाफा वसूली यहां पर हावी होती हुई दिखाई देगी, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ इस समय पर ग्वार पर बातचीत करने के लिए जीएल शारदा साहब मौजूद हैं। शारदा साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। और साथ ही साथ कमोडिटी बाजार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी विशेषज्ञ है एंजल ब्रोकिंग से अनुज गुप्ता है। अनुज, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप दोनों ही खास मेहमानों का स्वागत। शारदा साहब, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगा। ग्वार के अंदर आज मामूली करेक्शन देखने को मिल रही है। ग्वार का जो आज कारोबार शुरू हुआ लाल निशान के साथ शुरू हुआ। पूरे दिन भर अगर हम ग्वार की बात करें तो क्या ये लाल निशान जो अभी हल्का फुल्का लाल निशान है, क्या हरे निशान में कन्वर्ट होगा, तब्दील होगा, या फिर ये लाल निशान जो है ये गहराता जाएगा, गिरावट और हावी होगी? शारदा साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शारदा साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, उनके पास एक बार फिर से चलेंगे। और इस समय पर जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उस पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोना इस समय पर साल के लो लेवल पर कारोबार कर रहा है। चांदी इंटरनेशनल मार्केट में साल के लो लेवल पर कारोबार कर रही है। क्या मायने माने जाएं इसके? क्या लगता है यहां पर बाजारों के अंदर और गिरावट यहां पर हावी होगी या यहां पर बाजार संभलेंगे? अगर घरेलू डोमेस्टिक बाजार की बात की जाए, कच्चा तेल आज मुनाफा वसूली के साथ कारोबार कर रहा है। सोना आज हल्की मुनाफा वसूली के साथ कारोबार कर रहा है। चांदी आज एक बार फिर से गिरावट के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कल ही इसने 37,000 रुपए के बड़े महत्वपूर्ण लेवल्स को ब्रीच कर दिया। आज का जो अगर ट्रेड देखें, 37,000 रुपए के हाई टच हुए और उसी के इर्द गिर्द बाजार खुला और अभी फिलहाल 36,970-75 रुपए के आसपास कारोबार करती हुई नजर आ रही है। कॉपर की अगर हम बात करें, हल्के लाल निशान के साथ, जिंक मामूली बढ़त जरूर लिए हुए है। बेस मेटल्स के अंदर मिले जुले रुझान दिखाई दे रहे हैं। लेड में जहां पर लाल निशान है वहां पर निकल के अंदर हम हरा निशान देख रहे हैं। कॉपर में हल्का लाल निशान कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ अगर एग्री कमोडिटीज की बात की जाए तो एग्री कमोडिटीज के अंदर भी हमने मिले जुले रुझान देखे हैं। एग्री कमोडिटीज भी मिले जुले रुझान के साथ कारोबार कर रही है। अनुज के पास चलते हैं। अनुज, मेरा पहला सवाल आपसे, सोना इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आज साल के लो लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। 2019 के न्यूनतम स्तर है सोने के अंदर $1270। अब इसके बाद क्या माने? क्या यहां पर साल 2018 के लो ब्रीच होते हुए दिखाई देते हैं? $1195 यहां पे टूटेगा या फिर यहां से आपको लगता है कि नई खरीदारी आनी चाहिए और $1350 जो चूक गए केवल मात्र 20 सेंट से, क्या वो लेवल्स वापस आएंगे? क्योंकि $1349 20 सेंट का फरवरी 2019 का हाई है। अब वो फरवरी 2019 का हाई दूर होता जा रहा है, दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। $1300 के ऊपर सोने ने सस्टेन नहीं किया। हालांकि जिस तरीके से सेंट्रल बैंकों की एक बड़ी खरीदारी 2018 के लास्ट क्वार्टर के अंदर हमने देखी, तो वो खरीदारी का जो इंपैक्ट था, क्या वो मानते हैं कि बाजार से आउट हो गया है? अब वो स्ट्रेंथ बाजार के अंदर नहीं दिख रही जो स्ट्रेंथ क्वार्टर 2018 के अंतिम तिमाही के अंदर देखने को मिला था। अब किस नजरिए से सोने का कारोबार देखते हैं और नीचे के अंदर में क्या लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं? ऊपरी स्तर पर अब यहां पर बिकवाली करके चलें या फिर खरीदारी? गुड मॉर्निंग। हमें लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से गोल्ड में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव कन्वर्ट हुआ है। जी, तो अभी हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर आप नीचे आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि किसी को अगर ट्रेड करना है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो बिकवाली करके ट्रेड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन 13,413 या 350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमें लगता है कि
गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर ट्रेंड और नेगेटिव हो सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप $1350 की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम डॉलर वाइज देखें तो हमें लगता है कि अभी $1259 का रेट चल रहा है अभी। माफ कीजिएगा, तो मुझे लगता है $1250 की आप बात कर रहे हैं। 1200 इनिशियली जो हम टारगेट देख रहे हैं डॉलर में कॉमेक्स में, करीबन $1262 का हम लेवल देख रहे हैं, जो कि देखने अच्छा, को मिल सकता है। ओके। देखिए, रीजन ये है कि इक्विटी मार्केट काफी परफॉर्म कर रही है। हमने नैस्डैक और इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट में आउट परफॉर्मेंस देखी है, तो उसका असर गोल्ड पे देखने को मिला है। तो हो सकता है कि हाँ थोड़ा सा नेगेटिव वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए गोल्ड पे देखने को मिल सकता है। जी। तो ये जो एकदम से अचानक समीकरण जो बदले हैं, क्योंकि अगर शेयर मार्केट्स की बात की जाए तो जैसा कि अभी आपने बताया, निश्चित तौर के ऊपर शेयर मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड, एक सेंटीमेंट दिखाई दिया है। आज भी बाजारों का जो ओपनिंग है वो अभी 5 मिनट के अंदर स्टेबल हो जाएगी और 9:15 बजे मुझे ऐसा लगता है कि बाजार, क्योंकि अभी जो प्री ओपनिंग्स दिखला रहे हैं, स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखलाई दी है। 107 अंकों की यहाँ पर हम बढ़त देख रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन ये बढ़त जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब जो सेंटीमेंट्स बन रहे हैं, आपने बताया अनुज के $1262 एक लेवल नजर आता है। निश्चित तौर के ऊपर $1262 एक लेवल है। अब वो लेवल चूंकि बहुत बड़ा गैप नहीं यहां पर दिख रहा, $8-9 का ये मात्र गैप है। ये गैप कभी भी जिस तरीके से हमने प्रेशर को जनरेट होते हुए यहां पर देखा और लग रहा था सोमवार को जिस तरीके से इसने वापस से $1280 के ऊपर ट्रेड किया, तो लग रहा था कि अब यहां पर $1300 जो है वो वापस आ सकते हैं। लेकिन अब वो $1300 दूरी बन गई। अब $1300 पर आने के लिए इसको $30 की एक छलांग लगानी पड़ेगी और यहां पर नीचे में आप $8 की बात कर रहे हैं। अब बात ये निकल करके आती है कि क्या यहां पर घरेलू डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सोना 30,000 रुपए आ जाएगा? ये एक बड़ी बात है। अगर 30,000 आ जाएगा तो जो इस समय पर हमारे दर्शक टीवी देख रहे हैं और जिन्होंने सोना खरीदना है, तो क्या वो इंतजार करें या फिर ये अपॉर्चुनिटी है, जितना गिरना था बाजार वो गिर गया और अब सोना खरीद लिया जाए? देखिए, अभी हमें लगता है कि अभी और गोल्ड में गिरावट हो सकती है, हाँ क्योंकि जिस तरीके का हमने व्यू देखा है मार्केट में, फंडामेंटल चले हैं हाँ करंटली, और जो मार्केट थोड़ा रिस्की हुआ है जो पॉलिटिकल की तरफ से, तो एक जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो यहाँ पर कम देखने को मिली है। इवन अगर हाँ हम ईटीएफ को भी देखें तो ईटीएफ में भी जो खरीदारी है वो कम देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी का टाइम जब आता है तो गोल्ड के अंदर खरीदारी कम होती है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो कहीं ना कहीं मार्केट से आउट होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से हमने गोल्ड में गिरावट आते हुए देखी है। हालांकि क्रूड के भाव ऊपर है, जो कि एक इन्फ्लेशन को जनरेट कर सकते हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में गोल्ड के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी रुक जाए, अगर किसी को लेना है तो रुक जाए, क्योंकि हमने जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी शो किया था कि दिवाली पे हमको गोल्ड 34,000 के आसपास लगता है। तो हमें लगता है कि अभी भी हमारा इंस्टांस वही है। तो अगर भाव अब अगर आने वाले 10 या 15 दिनों में भाव गिरते हैं तो मुझे लगता है कि बाइंग का अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का फेड ने बोला है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, और जिससे क्रूड के भाव ऊपर है, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ जा रहा है, और फेड का कंसर्न भी इन्फ्लेशन को लेकर है, तो हमें लगता है कि आने वाले 6 महीने का जो टाइम स्पैन है वहां पर अगेन आपको गोल्ड में बाइंग आते हुए दिखाई देगी। तो गोल्ड अगर खरीदारी करनी है तो 30,000 के नीचे जब भी गोल्ड मिले आप वहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 30,000 रुपये का जब बिस्तर मिले गोल्ड में वहाँ पे खरीदारी करें। और हमारे साथ जीएल शारदा साहब भी इस समय पर है। शारदा साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शारदा साहब, कच्चे तेल ने बड़े अच्छे लेवल्स दिखला दिए हैं अब, और $66 के आसपास इस समय पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। और साथ ही जो अमेरिका की शेल कंपनीज हैं वो भी कच्चे तेल के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही हैं। क्या ये माना जाए ग्वार गम की डिमांड अब और ज्यादा जनरेट होगी और उसका सीधा सीधा फायदा आप ग्वार के जो कारोबारी हैं उन सबको मिलेगा? No, I don't think like that. You see, presently, this oscillation in crude oil does not affect Wargam in any way. ओके, लेकिन मुझे 2011, 12, 13 बड़ा अच्छा याद आता है। No, that is, you see, at that time prices were too high, and there is basic difference in that time and this time. ओके At that time, in shale gas fracturing, Wargam was a prominent ingredient. हाँ Now it is replaced by slick water, Okay. a friction reducer. अच्छा So much of the market is covered by friction reducer. हाँ 65% is covered by friction reducer. And only 35 remains with Guargam. So prices at this level, this type of oscillation, does not affect in any way. ओके,
ओके, तो अभी अभी आपको मार्केट में कम स्ट्रेंथ नजर आती है। आपका ये मानना है कि अब जो बाजार है वो थोड़ा सा रिवर्स ट्रेंड ले सकता है, कच्चे तेल की कीमतों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा? नहीं आएगा in market. From my point of view, we cannot predict anything about market. I only think that for time being it shall remain stable with up and downward up to certain level. That is always there. वो जो सर्टेन लेवल्स की आप बात कर रहे हैं, वो सर्टेन लेवल्स क्या हो सकते हैं? Every time you see, it may go up by 3 to 4%, or it may go down by 3 to 4%. Besides this, for time being, I do not find any more changes. ओके, मतलब बहुत ज्यादा नीचे के लेवल्स आपको नहीं दिख रहे No, हैं? अच्छा, and either upper level भी नहीं दिखा. ओके, तो एक दायरे के अंदर कारोबार होगा ये। Right. दो तीन सौ की रेंज, दो तीन सौ बोलते हो ना, it shall be range. ओके, 200-300 रुपए की रेंज माने? Right. अच्छा, 200-300 रुपए की रेंज माने। और जो अभी आज जो मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, क्या ये कंटिन्यूएशन आपको लगती है कि ये अभी 200-300 अगर नीचे जाए तो वहां पर लेना चाहिए? हाँ, 300 के नीचे जाए तो मतलब देयर इज नो रिस्क, वेरी लेस रिस्क ओके, इफ यू हैव सर्टेन इन्वेंटरीज विद यू. ओके, अनुज भी है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। अनुज, ग्वार, क्या लगता है आपको, जो इस समय पर सेंटिमेंट्स हैं, कच्चा तेल यहां पर इंक्रीज हो रहा है, वेदर रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, आईएमडी क्या है, पहले ही कह चुका है कि 96% मानसून, हालांकि इस पर बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि सभी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, और जैसे कि हमने बीते सप्ताह और जीएल शारदा साहब से भी बात करी थी, उन्होंने भी कहा था कि अभी जो ट्रेंड है मानसून का, उस पर कुछ भी बोलना जल्दबाजी हो सकता है, और जो मानसून है वो या तो मई के मिड के अंदर या जून के पहले सप्ताह में ज्यादा क्लियर होगा कि मानसून क्या रहेगा। मानसून अच्छा रहता तो प्राइसेस इसके और ज्यादा स्लिप हो सकते हैं। आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे, आज मुनाफा वसूली है और शेल कंपनीज की तरफ से किस तरीके की आप डिमांड्स देखते हैं ग्वार गम इंडस्ट्री के लिए? क्या स्ट्रेंथ वहां पर मिलेगी या फिर बहुत ज्यादा इस समय पर हमें इससे उम्मीद नहीं जतानी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए ग्वार को लेकर के? सुरेश जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ग्वार में थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का मानसून दिख रहा है सामने और माना जा रहा है कि मानसून नियर नॉर्मल रहेगा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में अच्छी प्रोडक्शन देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स है, क्रूड से उतना क्लू नहीं ले पा रहा है ग्वार गम और ग्वार सीड। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सेलिंग प्रेशर रहेगा ग्वार गम के अंदर, ग्वार सीड के अंदर। तो एक्सपेक्टेड है कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि 4250-4200 तक के लेवल ग्वार सीड में, और ग्वार गम करीबन 8500 तक के लेवल दिखा सकता है। तो अभी फिलहाल अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो मुझे लगता है कि एक बार निकल जाए, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ी सी करेक्शन ग्वार कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल सकती है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ग्वार के अंदर किसी की कोई पोजीशन खड़ी हुई है तो वहां से अब एग्जिट कर लेना चाहिए, अगर किसी को प्रॉफिट आ रहा है तो वो मुनाफा बुक कर ले? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुनाफा बुक करके बैठ सकते हैं, क्योंकि अगेन अगर भाव 4100 के आसपास मिलते हैं तो वहां से अगेन बाय कर सकते हैं। बट ये रेट अभी मुझे लगता है कि बाइंग के लिए ठीक नहीं है। 4100 रुपए का यहाँ पर स्तर दिखाई दे सकता है, यानी यहाँ से 200-250 रुपए की एक मंदी यहाँ पर दिखाई दे सकती है वायदा कारोबार के अंदर। जैसा कि शारदा साहब ने भी बताया कि 200-300 रुपए का यहाँ पर बाजार जो है वो टूट सकता है। शारदा साहब, आपके वहां पर इस समय पर फिजिकल अगर मंडियों की बात करें तो फिजिकल मंडी के अंदर जो इस समय पर सुगबुगाहट है, उस सुगबुगाहट क्या कहती है? क्या अराइवल्स जो है वो इस समय पर निकल करके आ रही हैं? जो पुराना जो स्टॉक रखा हुआ है क्या वो मंडियों के अंदर पहुंच कर रहा है, या आपको लगता है कि जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो 1 करोड़ बोरी के आसपास जाएगा अक्टूबर के बाद? शारदा साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे, इस समय पर कैस्टर सीड काफी हॉट कमोडिटी दिख रहा है। हालांकि जो डिस्कशन थी आपकी और मेरी वो अभी इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर थी, लेकिन एग्री कमोडिटीज़ के ऊपर चूंकि चर्चा शुरू हो गई और ग्वार के ऊपर हमने चर्चा की, तो उसको देखते देखते मेरी नज़र अभी कैस्टर सीड के ऊपर भी चली गई। कैस्टर सीड काफ़ी स्ट्रेंथ लेता हुआ 5700 रुपये के ऊपर के हाई आज डोमेस्टिक मार्केट के अंदर देखने को मिल चुके हैं। यहाँ से 6000 रुपये का जो रास्ता है वो 6000 रुपये का रास्ता काफ़ी नज़दीक नज़र आता है, या ये आपको इल्यूजन लगता है कि 6000 रुपये का रास्ता दिख तो रहा है लेकिन 6000 रुपये को छूना खाला जी का घर नहीं है? देखिए, अभी कैस्टर में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, और हमने
हमने देखा कि आज भी एक अच्छी ओपनिंग हुई है, तो मुझे लगता है कि कैस्टर में 6,000 तो नहीं, बट हाँ 5,800 तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हाँ अब क्योंकि जिस तरह का मानसून सामने है, तो मुझे लगता है कि एग्री कमोडिटीज लेवल वाइज लेवल इनिशिएट होती हुई दिखाई देगी। तो इनिशियली हमें लगता है कि 5,800 को हम टारगेट कर सकते हैं। 5,800 के ऊपर अगर भाव चलते हैं तो आपको नेक्स्ट टारगेट 5,950 6,000 तक का लेवल देखने को मिलेगा। बट मुझे लगता है कि इनिशियली 5,800 तक के टारगेट को हम इनिशिएट लेकर ट्रेड बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। जी। और सीपीओ को लेकर के क्या लगता है, क्योंकि सीपीओ जो है उसने बड़ा इस साल उठापटक दिखलाई और नीचे के जो मैंने लेवल्स देखे तकरीबन 480 रुपए के आसपास के, वहाँ से ये वापस बाउंस हुआ और ऊपर में वापस से इसने 580 के आसपास के स्तर दिखला दिए और वहाँ से फिर से इसने करेक्शन दिखाई और अभी भी दबाव के अंदर ये दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको सीपीओ, क्या जो इसका हमने पिछले 4-5 सालों का अगर हम लो देखें तो वो करीब करीब 480 रुपए का ही लो बनता है, अब 5-7 साल का जो लो है उसको थोड़ा सा टच करने के बाद वापस से बाजार ने जो बाउंस लिया फिर वहां से इसका फिसलना, ये क्या दर्शाता है? देखिए इसका अगर हम देखें तो मार्केट इस बार हमने देखा था कि सोयाबीन या फिर रिफाइंड या फिर पाम ऑयल, हाँ। इन सब की जो पैदावार थी इंटरनेशनल मार्केट में मलेशिया इंडोनेशिया में काफी ज्यादा थी, इसकी वजह से हमने पूरा ही एडिबल ऑयल पैक में गिरावट आते हुए देखी थी। इनिशियली क्रूड के भाव ऊपर आए तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि जो आपका बायोफ्यूल है उसका डिमांड यहाँ बढ़ सकता है, उसका रेट बढ़ सकता है, तो वहाँ पर ब्लेंडिंग के तौर पर हमें लगता है कि बाउंस बैक क्रूड पाम ऑयल रिफाइंड में देखने को मिल सकता है। मगर अगर हम फंडामेंटल साइड जाएं तो प्रोडक्शन पाम ऑयल का और रिफाइंड का काफी ज्यादा है, तो हो सकता है कि भावों में कुछ गिरावट हो सकती है। तो अगर किसी को बाय करना है तो थोड़ा वेट करें। करंटली 535 के आसपास रेट चल रहा है सीपीओ का। भाव अगर नीचे करीबन 527 530 के आसपास मिलते हैं तो वहां से बाय इनिशिएट की जा सकती है। वहाँ से खरीदारी यानी कि निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से हम वहाँ पर बाजारों के अंदर बाउंस आते हुए देख सकते हैं। अनुज, बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। कच्चा तेल, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी उस पर अमेरिका की फिर से सख्ती, न्यूक्लियर डील को लेकर के सारा मामला है, एनर्जी को लेकर के सारा मामला है, समझ में आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक पॉलिटिक्स है। लेकिन अब कच्चा तेल यहाँ से जिस तरीके से बाउंस लिया कच्चे तेल ने, उसके ऊपर अब क्या हो सकता है? अब इसके अंदर कच्चे तेल के अंदर में नए उच्चतम स्तर हम क्या देख सकते हैं? कच्चे तेल के अंदर क्या ये स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार रह सकती है? क्या यहां से ये माना जाए कि कच्चा तेल $70 बहुत नजदीक और आंख बंद करके कच्चे तेल के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कोई रिस्क नहीं? देखिए क्रूड में डेफिनेटली न्यूक्लियर डील जो सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर वो एक सपोर्टिंग फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि क्रूड की जो इन्वेंट्री है या फिर जो मार्केट है सप्लाई साइड वो काफी स्ट्रांग है, बट उसके बावजूद जो करंट फंडामेंटल न्यूज फ्लो है ईरान को लेकर वो यहाँ पर खासा रोल प्ले कर रही है। तो हमें लगता है कि अभी भी क्रूड का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। हमें लगता है कि ब्रेंट ऊपर में 78 से लेकर $80 तक और WTI $70 तक के लेवल को दिखा सकता है। तो फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। बाइंग साइड में ही क्रूड को ट्रेड लेके चलना चाहिए। बाइंग साइड पर ही रहना चाहिए। निचले स्तरों के ऊपर यहाँ से खरीदारी करके चलने से यहाँ पे कच्चे तेल के अंदर एक फायदा देखने को मिलेगा। कच्चे तेल में स्ट्रेंथ लगातार बरकरार है। कच्चा तेल यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रेंथ लिए हुए है, कच्चे तेल में खरीदारी की जा सकती है। इसके साथ साथ अनुज, अगर बात करें हम सरसों की, सरसों में आज पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है और सरसों यहाँ से स्ट्रेंथ लेता हुआ भी देखने को मिला है। सरसों को अगर ओवरऑल सिनेरियो के साथ देखा जाए तो सरसों आपको कैसे नजर आ रही है? सरसों में इस समय पर क्या करना चाहिए? हालांकि कल हमने एक अच्छी खासी जो तेजी देखी थी वो आज के बाजार के अंदर मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में तो काफूर है, लेकिन फंडामेंटल एक बार फिर से इसकी फेवर के अंदर आए हैं। अभी सरसों को लेकर के आपको क्या लगता है? सरसों में खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी बिकवाली करके ही रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी हम इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? देखिए ज्यादा तेजी इस काउंटर में देखने को नहीं मिलेगी, बट मुझे लगता है कि जो सरकारी खरीद स्टार्ट हुई है तो 3750 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहां से खरीदारी करके ट्रेड किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आरएम सीट के अंदर सरसों में देखने को मिल सकता है। तो 3750 एक लेवल रहेगा जहां से बाय इनिशिएट की जा सकती है। नीचे में हालांकि बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। और रिफाइंड को लेकर के क्या रुझान? रिफाइंड में भी यही ट्रेंड है क्या? जी बिल्कुल, रिफाइंड में भी मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो उसके अंदर भी करीबन 732 733 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर में अगेन 740 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
ओके। और इसके साथ साथ अगर आज की हॉट कमोडिटी की बात करें तो आज हॉट कमोडिटी कौन सी आपको नजर आती है, आज कहां पर दाव लगाना चाहिए? देखिए, हमें लगता है कि बेस मेटल में कॉपर में बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे में टारगेट करीबन 440 तक देखने को मिल सकता है। अच्छा। और इसके साथ साथ इस जो कॉटन सीड ऑयल केक है, ऑयल केक पर आपका क्या रुझान? देखिए, एग्री कमोडिटीज में मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन कॉम्प्लेक्स अब एक ओवरबॉट जोन में है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही काउंटर में कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। तो कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन में बिकवाली करके ट्रेड लिया जा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक हमें लगता है कि अगेन 2400 तक मिल सकता है, और कॉटन एक्सपेक्टेड है कि 21,500 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो कॉटन कॉम्प्लेक्स ओवरबॉट जोन में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जीरे पे भी थोड़ा सा आज करेक्शन देखने को मिला है। जीरा हालांकि 17,000 रुपए के ऊपर एक बार फिर से हमने इसको कारोबार करते हुए देखा, लेकिन आज मुनाफा वसूली के साथ एक बार फिर से जीरा यहाँ से मुनाफा वसूली कर ली जाए, या जो बाजार की एक उम्मीदें हैं, कोई कहता है कि जी 20,000 देखने को मिलेगा, कोई बोलता है कि जी 22,000 रुपये कभी भी जीरा दिखा देगा। आपका क्या रुझान है, क्या लगता है यहाँ पर 18,000 रुपये का इवन हम बात करें तो 18,000 रुपये का स्तर कितनी दूरी पर कितने दिनों में देखने को मिल सकते हैं 18,000? और देखिए, जीरे के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है। थोड़ी सी हालांकि प्रॉफिट बुकिंग रही है क्योंकि इसका फंडामेंटल काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि जीरे के अंदर बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में टारगेट 17,300 तक देखने को मिल सकता है। और मसालों के में अगर टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक में क्या? देखिए, टर्मरिक एज कंपेयर अभी थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में है। तो मुझे लगता है कि टर्मरिक के अंदर अभी ट्रेंड डाउन रहेगा, और हो सकता है कि भाव एक बार नीचे 6,200 तक देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी को बाय करना है तो 6,200 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर धनिया की बात की जाए अनुज, जो धनिया में क्या लगता है आपको? देखिए, कोरिएंडर अभी भी पॉजिटिव साइड में है। तो कोरिएंडर मुझे लगता है कि साइड बाइंग साइड में तेज रहेगा। तो 7,100 के आसपास अगर नए कॉन्ट्रैक्ट में लेवल्स मिले तो बाय कर सकते हैं। ऊपर 7,300 तक के लेवल अगेन देखने को मिल सकते हैं। हमारी कोरिएंडर के ऊपर अनुज एक इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी हमने प्ले करी, और बाजार का रुझान भी उस पर जानने की हमने कोशिश करी थी। हालांकि बाजार जो है वो दो हिस्सों के अंदर यहाँ पर बटा हुआ है। धनिया के अंदर जो हमारे जो आंकड़े निकल करके आए, निश्चित तौर के ऊपर प्रोडक्शन कम है, 2,47,000 मीट्रिक टन के आसपास का हम प्रोडक्शन एज्यूम भी कर लें, तो उसके बावजूद जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वहां पर सारा खेल अटका हुआ है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो बीते 2 सालों का अगर हम उत्पादन देख लें, 16-17 का, 17-18 का, 16-17 8,63,000 मीट्रिक टन के आसपास का उत्पादन, 17-18 की मैं बात करूं तो 8,66,800 मीट्रिक टन, यानी इन 2 सालों के अगर मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं तो तकरीबन तकरीबन 17,20,000 मीट्रिक टन के आसपास का ये प्रोडक्शन। अब उसके ऊपर डिमांड की अगर मैं बात करूं और कंजम्पशन की अगर बात करूं, चाहे डोमेस्टिक कंजम्पशन है या हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस टोटल फिगर्स को अगर जोड़ भी लिया जाए तो 4,80,000 सालाना मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूं अपर साइड लेकर के 4,80,000 मीट्रिक टन की कंजम्पशन है। अगर इन दोनों सालों की कंजम्पशन को और अगर तीसरे साल की भी कंजम्पशन को अगर जोड़ दें तो तकरीबन तकरीबन 13 लाख के आसपास की ये कंजम्पशन बैठती है। अब 13 लाख 14 लाख के आसपास की ये जो कंजम्पशन है, एक्सपोर्ट के फिगर्स को साथ में जोड़ने के साथ, और इतना ही जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, अगर मैं उसको नहीं भी जोड़ता तो उन 2 सालों का प्रोडक्शन ही इतना एनफ था कि जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक आगे आ रहा है तो वो इस साल जितनी डिमांड है 18-19 के अंदर, उससे कहीं ज्यादा सरप्लस के अंदर धनिया देश के अंदर अवेलेबल है। उसके बावजूद यहां पर धनिया के अंदर हमने मजबूती देखी। क्या वजह मानते हैं? केवल ये एक वजह है कि भाई प्रोडक्शन कम है, 2,47,000 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन है, तो बस उसका एक मार्केट ने फायदा उठाने की कोशिश की। अवेलेबिलिटी, जिनके पास में स्टॉक रखा हुआ है उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि प्रोडक्शन कम है, अब मुंह मांगे दाम पर धनिया को बेच दो। देखिए, अवेलेबिलिटी कम है, मगर अगर हम देखें तो क्वालिटी, जितना धनिया पुराना होता है उतनी क्वालिटी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि अगर कैरी ओवर स्टॉक होगा तो उसके ऑलरेडी जो भाव होंगे वो हाईयर रेट ही होंगे। तो जिससे हमने इसमें एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही साइड से अगर देखा जाए तो धनिया के अंदर एक तेजी का माहौल हो सकता है। तो इनिशियली हमें लगता है कि इसमें ट्रेंड में तेजी रहेगी, और भाव 7,300 से लेकर 7,500 तक आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं।
कि आप अभी भी तेजी में हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो अवेलेबिलिटी है, जो स्टॉक यहाँ पर दिखता है, वो थोड़ा सा पिक्चर को कुछ और दिशा और दशा दिखला रहा है। बहरहाल वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। अनुज, आप हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शारदा साहब, आपने ये तमाम जानकारियां हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लौटते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।